आज का टॉपिक है वर्किंग ऑफ डीमैट, नहीं इससे पहले वाला ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। फाइनेंशियल मार्केट में है। तो हमारा टॉपिक है कि स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स की खरीद बेच कैसे होती है, उसका सारा का सारा प्रोसीजर क्या है। तो ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज नाउ एग्जीक्यूटेड थ्रू एन ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। तो आजकल ये शेयर मार्केट में शेयर कैसे खरीदे बेचे जाते हैं, ऑनलाइन की ऑफलाइन? ऑनलाइन क्लिक पे। सिंपली पुट ऑल द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर डन थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल। तो सारी जो खरीद बेच होती है शेयर्स की, डिबेंचर्स की, कंप्यूटर पे होती है ऑनलाइन। There was a time the securities in bought and sold on the floor of the stock exchange through the public outcry system or auction system. किसने देखी थी? हर्षद मेहता तुमने देखी है ना स्कैम। उसमें जो शेयर के मार्केट के रेट लगा रहे होते हैं, जॉबर का क्या काम होता है? जॉबर कर क्या रहे होते थे? वो ऑनलाइन कर रहे होते थे या खड़े होके कर रहे होते थे, चिल्ला रहे होते थे? ठीक है, ऐसे ही एक हॉल होता है, उसके अंदर वो खड़े हो जाते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं और बोली लगाते थे। तो पहले शेयर ऐसे बेचे जाते थे। ठीक है, फिजिकल ट्रेडिंग होती थी, प्लस लोग खड़े होते थे, जैसे हम सारे खड़े हो गए, 12 का एक, 2 का एक, 100 का एक, इस तरह से बोली लगती थी और शेयर्स को बेचा जाता था चिल्ला चिल्ला के। ठीक है, Deals were struck among brokers, prices were shouted out and shares sold to the highest bidder. जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था किसी शेयर की, उसको वो शेयर मिल जाया करते थे। समझ में आया? तुम्हें समझ में आया सिद्धार्थ? ठीक है। However, now almost all the exchange have gone electronic. आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, एंड ट्रेडिंग इज डन इन द ब्रोकर्स ऑफिस थ्रू अ कंप्यूटर टर्मिनल। तो ब्रोकर बीच में जो दलाल होता है वो अपने कंप्यूटर पे ठक 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 करके शेयर्स बेचता है। A stock exchange has its main computer system with many terminals spread across the country. तो स्टॉक एक्सचेंज के पास भी एक बड़ा कंप्यूटर लगा होता है, हाईटेक कंप्यूटर लगा होता है, जिसके थ्रू सारे बाकी सारे जो आपके पूरे कंट्री में जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं जहाँ पे ब्रोकर्स बैठे हैं, उनको ये रेट्स विजिबल हो रहे होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, ये तो बढ़िया, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी इज डन थ्रू ब्रोकर हु इज द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर आपको शेयर खरीदने हैं, बेचने हैं, तो आप ब्रोकर के थ्रू करते हो जनरली। Thus trading has shifted from the stock market floor to the broker office. अब आपको एक जगह खड़े होकर चिल्लाना नहीं होता, अब ब्रोकर के ऑफिस से ये सारे काम होते हैं कंप्यूटर में। एवरी ब्रोकर मस्ट हैव एन एक्सेस टू कंप्यूटर टर्मिनल। हर ब्रोकर के पास कंप्यूटर लगा होता है, इंटरनेट लगा होता है, जिसके ऊपर उसको सारा कुछ दिख रहे होते हैं रेट। इन दिस स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग अ मेंबर लॉग्स ऑन टू द सेट on to the site and any information about the share he wishes to buy or sell and the prices is fed into the computer. तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो, क्लिक कर सकते हो, रेट देख सकते हो, जो सा आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करके उसको खरीद सकते हो। ठीक है, द कंप्यूटर इन द ब्रोकर्स ऑफिस इज कॉन्स्टेंटली मैचिंग द ऑर्डर एट द बेस्ट बिड एंड ऑफर प्राइसेस। तो उसमें हर वक्त रेट चेंज हो रहा होता है, मिनट के हिसाब से रेट चेंज होता है। आपको सबसे सही जो टाइम लगता है आप उस टाइम पे खरीद सकते हो। सस्ते में खरीदना चाहिए, महंगे में खरीदना चाहिए? The transaction will be executed when a matching order is found from the counter party. जिस रेट पे आप खरीदना चाहते हो और उसी रेट पे अगर चीज मिल रही है तो आप उठा लेते हो। Those who are not matched remain on the screen and are open for future matching during the business hour, that is 9:55 am। तो शेयर बाजार कब खुलता है? 10 बजने में 5 मिनट पहले। और कब बंद हो जाता है? दोपहर के 3:30 बजे। तो सारी शेयर ट्रेडिंग की कहानी कहाँ से कहाँ तक घूमती है? 10 से 3:30 बजे तक। फिक्स टाइम है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे शेयर मार्केट नहीं खुलती है। ठीक है, तो अगर किसी शेयर बाजार वाले से शादी करो, शेयर बाजार वाली से शादी करो, तो सैटरडे संडे मिलेगा। ठीक है, फ्राइडे में 3:30 बजे के बाद। फिर एडवांटेजेस आपको कट गया है, एडवांटेजेस वाला टॉपिक नहीं करना है। तुम्हारी बुक में है सिद्धार्थ एडवांटेजेस? तुम्हारे में है तनिष्क एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक? ठीक है, डीमटेरियलाइजेशन का टॉपिक है। डीमटेरियलाइजेशन का टॉपिक कौन से पेज पे? 281 पे डीमटेरियलाइजेशन लिखा होगा, मिला?
डीमटेरियलाइजेशन नहीं वाली है ना, नहीं है तुम्हारी में भी? तुम्हारी नई एनसीईआरटी है पुरानी है सिद्धार्थ? नहीं है तो तुम्हारी में कैसे? डीमटेरियलाइजेशन वर्ड नहीं लिखा हुआ? ठीक है, कौन से पे लिखा है तुम्हारे में? ठीक है तो तुम्हारी सेम है, 278 पेज पे, डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, पहले क्या होते थे, शेयर जो खरीदे बेचे जाते थे कागज की फॉर्म में होते थे। ठीक है, कागज के साथ क्या नुकसान है? खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, गुम जाएंगे, और टाइम लगेगा। नीचे मेरे चूहे, अलमारी में चूहा घुसा हुआ है, चूहा खा जाएगा, आग लग जाएगी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती थी। तो जब से आप इनको ऑनलाइन रखने लग गए हो अपने शेयर्स को, उसे डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। तो आपको एक लाइन लिखी होगी, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है 1 मार्कर के लिए। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग द सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन। ये लाइन मिली? हाँ लिख लो। तुम्हें ये लाइन मिली? किरत, दिखाना अपने को। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक बुक। 278 कह रहे हो ना? ये कहाँ लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में? डीम्यूचुअलाइजेशन तो है। ट्रेडिंग प्रोसीजर लिखा हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट सेगमेंट, ओटीसी, सेबी। ओके तुम्हारी, छोड़ दो छोड़ दो, पढ़ के रखेंगे। ठीक है, कट। नहीं करना, डीमटेरियलाइजेशन छोड़ दो, डीमटेरियलाइजेशन छोड़ देना। नहीं है, यहाँ पे है, मिल गया। ये तुम्हारी फेंक तो, नहीं मत काटो, पेंसिल दो, इरेज कर देना। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज करना है, ये टॉपिक आपको, आपने कट किया हुआ है, पहले से कर रखा होगा। ठीक है, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज तुम्हें मिला सिद्धार्थ? उसके ऊपर की 2-3 लाइनें देखो। To eliminate the problem, an electronic book entry form of holding and transferring of security has been introduced. इसको डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं। ये शेयर के आपके कागज खरा, तो मेरे पास आ जाओ, थोड़ी आगे हो। ठीक है, तो आपके शेयर्स खराब वराब ना हो जाए, फटफटा ना जाए, जल जुला ना जाए, इसके लिए इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। उस इलेक्ट्रॉनिक बुक को हम डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स किसी भी तरह से आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। अब हम आते हैं डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होते हैं? जिनके पास सारे शेयर्स इकट्ठे किए जाते हैं उन्हें डिपॉजिटरी बोले जाते हैं। ये डिपॉजिटरी हिंदुस्तान में केवल 2 हैं, एनएसडीएल और सीएसडीएल, सीडीएसएल। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये ब्रोकर क्या करते हैं, इन डिपॉजिटरीज के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें शेयर्स की खरीद बेच करनी है। तो सबसे पहले डिपॉजिटरी है, जिसके पास सारे शेयर्स हैं, उनके पास अकाउंट है। उनके पास ये जो ब्रोकर हैं बीच के इंटरमीडियरीज, ये जाते हैं और शेयर्स खरीदते हैं, फिर हम आम जनता तक मिलते हैं। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज से 2 बंदे डील करेंगे, एनएसडीएल और सीडीएसएल। स्टॉक एक्सचेंज से ये जो है आपके सीडीएसएल और एनएसडीएल है, इनसे आगे कौन डील करेगा? स्टॉक ब्रोकर्स, ये डील करेंगे। उनके बाद आप लोगों तक ये शेयर्स पहुंचेंगे, तो बीच में 3 से 4 लोग होते हैं, बीच के बिचौलिए। समझ आया? जो आपके सीडीएसएल है और एनएसडीएल है, जिनके पास एक्चुअल में शेयर्स होते हैं, उन्हें डिपॉजिटरीज बोलते हैं। जो बीच में दलाल होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, उन्हें हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। ये फर्क समझ में आया, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का? समझ आया सिद्धार्थ? ठीक है, तो लाइन
बाय लाइन में पढ़ रही हूँ। मिल गया आप लोगों को डिपॉजिटरी? डिपॉजिटरी मिला, नहीं मिला? मिल गया डिपॉजिटरी, GDSL NSDL मिला तुम्हें? दिखाओ भाई। दिखाओ भाई मेरे को, डिपॉजिटरी का वर्ड तो दे रखा है। डिपॉजिटरी तुम्हें मिला? नहीं मिला सिद्धार्थ? एनसीईआरटी सेकंड बुक के लिए तो बड़ी बकवास है। फर्स्ट वाली तो एनसीईआरटी अच्छी है, ब्लू वाली, ये ग्रीन वाली तो महा बकार है। ट्रेडिंग प्रोसीजर, लिस्टेड कोटेड, स्पेक्यूलेशन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर, ओटीसी, सेबी। तुम्हारे में डिपॉजिटरी क्यों नहीं दे रखा? आगे पीछे कहीं होगा, देखती हूँ। स्टॉक एक्सचेंज, तू तो रुक जा, रिकॉर्डिंग होती जा रही है। मिल गया? डिपॉजिटरी क्या होता है? आपका इंस्टीट्यूशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है जिनके पास एक्चुअल में सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ये बैंक की तरह, जैसे बैंक आपका पैसा रखता है, ये लोग आपके शेयर्स होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, इन अ डिपॉजिटरी सिक्योरिटी कैन बी ओपन। तो सिक्योरिटी अकाउंट आप खोल सकते हो, जिसको डीमैट अकाउंट भी बोलते हैं। आप अकाउंट खुलवा सकते हो, सारे शेयर्स आपके डिपॉजिट हो जाएंगे उसमें अकाउंट वाइज, और आगे आप बेच सकते हो। तो आपका जैसे घर का खाता होता है जो बैंक में खुलवाते हो, वैसे ही आपका शेयर बाजार का भी एक खाता खुलता है जिसमें शेयर्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं और उसके पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। इट इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम, इट हैज नो पेपर वर्क। इसमें पेपर वर्क नहीं होता, सब क्लिक 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 होता है। इंडिया में दो मेजर डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL। NSDL की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इट इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी प्रेजेंटली ऑपरेशनल इन इंडिया, वन मार्कर। It was promoted as a joint venture of IDBI, UTI and National Stock Exchange, वन मार्कर। NSDL तीन आपके जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस, तीन आपके जो मेजर बैंकिंग सिस्टम्स के लोग हैं उनके द्वारा बना है। IDBI, UTI और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वन मार्क में आ जाएगा। CDSL जो है ये सेकंड नंबर पे आता है, एंड इसको जो टेक केयर करके चलता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया है, याद रखिएगा। ठीक है, वन मार्कर में पूछ लेंगे। ये आगे जो डिपॉजिटरीज होते हैं इनके पास स्टॉक ब्रोकर्स, बैंक्स, ये जब जाते हैं शेयर्स खरीदने बेचने के लिए, जो छोटे लोग इन बड़े लोगों के पास जाते हैं, बड़े लोगों को बोलते हैं डिपॉजिटरी, और ये जो छोटे लोग इनके पास जाते हैं इनको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। फर्क समझ में आया? ठीक है, अगर मैं NSDL हूँ और तुम जो हो ब्रोकर हो, तो तुम में से, हम दोनों में से डिपॉजिटरी कौन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? पार्टिसिपेंट। ठीक है, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्व एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी। तो ये NSDL, CDSL और आम जनता के बीच में जो बीच का बिचौलिया होगा वो कहलाएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक, अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में कौन कौन आते हैं याद रखना। इसके अंदर आपके बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपके जो हैं ये आपके जितने भी बैंकिंग वगैरह के हो गए और नॉन बैंकिंग हो गए, मुथूट, मन्नापुरम गोल्ड लोन, ये वाले लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये बैंक का काम नहीं करते पर फाइनेंस का काम करते हैं, वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। उसके अलावा ब्रोकर आ सकते हैं, आपकी कॉर्पोरेशन कंपनीज आ सकती हैं, ये सब आपके जो हैं इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। आप लोगों का बैलेंस मेंटेन करने का, अकाउंट मेंटेन करने का काम इनके जिम्मे पे होता है। NSDL डायरेक्ट आप लोगों से डील नहीं करती है, वो इनडायरेक्टली डील करती है आप लोगों से, आप लोगों से डील करेगा। समझ में आया? सिद्धार्थ क्लियर है? ठीक है, अब हम आते हैं वर्किंग ऑफ डीमैट सिस्टम। ये आ रहा है ना, वर्किंग ऑफ डीमैट सिस्टम।
आप अपने किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाओगे, आपके पास के मोहल्ले वाला होगा। तुम्हारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का क्या नाम है, जिस ब्रोकर का नाम ले रहे थे तुम? विश्वास। ठीक है। एक और था जिसको मैं जानती थी, मनी है तो हनी है, ऐसी कुछ था। हाँ, मनी है तो हनी है। तो ये भी एक ब्रोकर था। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, आपका जिस पे विश्वास हो आप उसके पास जा सकते हो। ये बैंक भी हो सकता है, दलाल भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल सर्विस कंपनी भी हो सकती है। आपके जाते साथ ही वो आपका खाता खोलने के लिए आपसे सबसे पहले क्या मांगेंगे? आईडी प्रूफ में आजकल क्या चल रहा है? आधार कार्ड और पैन कार्ड, दो चीजें मांगेंगे। पैन कार्ड क्योंकि अकाउंट का मामला है, आपका पैन कार्ड चाहिए होगा, साथ में आपका आधार एज एन आईडी प्रूफ भी चाहिए होगा। ठीक है, आपकी फोटो मांगेंगे। ठीक है। द फिजिकल सर्टिफिकेट इज गिवन टू द डीपी अलॉन्ग विद द डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपका ये खाता खुल गया है, और आपका एक फॉर्म दे दिया जाएगा कि ये अब आपका अकाउंट खुल चुका है। If the shares are applied in public offers, simple details of DP and Demat account are given and the shares on allotment will automatically be credited to the Demat account. अगर पब्लिक शेयर्स, कोई नई कंपनी ने नए शेयर्स निकाले हैं और आप उसको अप्लाई करते हो, तो सिंपल आप एक फॉर्म भर के दे देते हो कि मुझे ये चाहिए, और आपके खाते में वो जितने भी शेयर्स आपको मिलने होंगे वो आपके खाते में आ जाएंगे। समझ में आया? किरत खुशी क्यों हो रही है अंदर? पक्का? सिद्धार्थ, तुम्हें बाकी बच्चों से मिला रही हूँ। ये है मोहित। ठीक है। ये कीरत है। ये पता नहीं कहाँ। आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। गुड़गांव से उठ के आ पाओगे? पैसिफिक मॉल पता है? पैसिफिक मॉल नहीं पता? तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, रजौरी गार्डन। रजौरी गार्डन सुना है? हाँ, उसके पास है। हाँ, पीछे तनिष्क है। ठीक है, आज वो मुझे घुमाने लेके जा रहा है स्कूटी पे बिठा के। ये प्रियांशी है, इसकी हाइट छोटी है। ठीक है। पीछे ईशान है, उसकी हाइट बड़ी है और बाल कटवाता रहता है। पापा कटवाते हैं उसके बाल। ठीक है। और अभी एक दो बच्चे आज है नहीं। ठीक है, नहीं तो हमारे एक बिहार के बाबू भी हैं। ठीक है, स्मार्ट बॉय। और भी बच्चे हैं। वो बिहार गया हुआ है, छठ वट मना के आएगा। पता नहीं, जिंदगी के मजे ले रहा है, क्लास भी नहीं ले रहा है। चलो आगे। तो आप जो है, अगर ब्रोकर द्वारा शेयर्स खरीदते बेचते हो, तो द डीपी इज इंस्ट्रक्टेड टू डेबिट द अकाउंट विद द नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आप उसको कुछ ब्रोकर को बेचते हो कि इतने भी शेयर्स निकाल दे मेरे, तो आपके उतने शेयर्स कम हो जाते हैं। द ब्रोकर देन गिव इंस्ट्रक्शन टू हिज डीपी फॉर डिलीवरी ऑफ द शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद अगर आपको कोई शेयर खरीदना है, बेचना है, तो आप अपने ब्रोकर को बोलोगे, ब्रोकर आगे डील करेगा उस शेयर्स को खरीदने बेचने के अंदर। ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं पावर देते हो ब्रोकर को कि मेरे लेवल पे तू डील करेगा। ठीक है, उसे पावर को पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। ठीक है, कि मेरे बिहाफ पे तू वर्क करेगा। द ब्रोकर देन रिसीव द पेमेंट एंड पे द पर्सन फॉर द शेयर सोल्ड। तो जिसको आप शेयर बेचोगे वो आपको पैसे देगा, ब्रोकर आपके खाते में वो पैसा चढ़ा देगा। तो बीच में ब्रोकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। Since 2003, all the transaction are to be completed within the 2 days of the trade date. 2 days का मतलब है जिस दिन मैंने आज ट्रांजेक्शन करी, इसके अगले 2 दिन के अंदर ये ट्रांजेक्शन सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आज क्या तारीख है? 25, 26, 27, 27 की रात तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, टी प्लस 2 डेज। ठीक है, ट्रांजेक्शन टी का मतलब है जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई प्लस 2 डेज। समझ में आया? टी प्लस 2 डेज पे ट्रांजेक्शन होती है, 1 मार्कर पे आ जाएगा। तो आपका खरीदना है या बेचना है, ये पूरी ट्रांजेक्शन टी प्लस 2 डेज के अंदर खत्म होगी। 1 मार्कर क्वेश्चन, समझ में आया? ठीक। Prior to the reforms, securities were bought and sold, traded, and all positions in the stock exchange were settled on weekly, fortnightly settlement cycle. पहले इसी साइकिल को कंप्लीट करने में, पेमेंट को, सारे ये सारा ट्रांजेक्शन करने में हफ्ते से 15 दिन लग जाते थे। थोड़ा टाइम है कि ज्यादा टाइम है? हफ्ता 15 दिन मिनिमम लग जाता था। ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता था। तो उस चीज को शॉर्ट शॉर्ट करने के लिए 3 दिन के अंदर सारा डील खत्म करा गया है। तुमने देखा है स्कैम वाला सीरीज? है सिद्धार्थ? नहीं देखा? चलो कोई बात नहीं। तो ये सिस्टम पहले बहुत लंबे तक चलता आ रहा था, हर्षद मेहता केस के बाद ही ये सारी चेंजेस आए हैं। पहले 15 दिन वाला ही सीन था,
पहले सब जो है फ्लोर पे चिल्ला चिल्ला के शेयर्स बेचे जाते थे, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करा गया था आफ्टर दिस 1992। समझ में आया? तो पहले जो है शेयर्स में बहुत उछाल, बहुत गिराव आ जाता था, अब उस चीज़ को होल्ड किया गया है। एकदम से शेयर्स यूं नहीं बढ़ जाएंगे और एकदम से यूं कम नहीं हो जाएंगे, अब धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। ठीक है, पहले चेंजेस ऐसे और ऐसे आते थे, अब आता है ऐसे या ऐसे। इट्स मोर लाइक दैट। समझ में आया? नींद आ रही है बड़ी भयंकर। चलो आज मैं गंदे तरीके से पढ़ा रही हूँ मतलब। चलो मैं खड़ी हो जाती हूँ। आ जाओ इससे भी। चलो आ गई, मैं खड़ी हो रही हूँ। होल्ड करना बेटा। मोहित का फेवरेट एनिमल बनाऊंगी। मोहित का बताओ कौन सा फेवरेट एनिमल है तुम्हारा, जिसको सुबह सीटी बुला के, सीटी मार के बुला रहे थे अपने साथ घूमने लेके जाने के लिए। कौन सा है? किसको मारते हैं? हमें क्या पता। मेरा ना गर्ल्स कॉलेज था, हमारे कॉलेज में कोई लड़का एंट्री मारता था, हम उसी को सीटियां मारते थे, क्योंकि कभी लड़का देखने को ही नहीं मिलता था। ये हमारा प्यारा सा जानवर है, इसका नाम है सेबी। Why सेबी is looking like that? Because इसको वॉच डॉग, वॉच डॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज पे नजर रखने वाला कुत्ता इस सेबी, याद रखना। ठीक है, सबसे पहले मेरा प्यारा कुत्ता मुझे प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो इसके सबसे पहले होते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। मुझे उसको डेली वॉशरूम लेके जाना पड़ेगा, टहलाने लेके जाना पड़ेगा, तो मेरा काम होता है उसको रेगुलेट करने का। ठीक है, मैं कुत्ते को प्यार करूंगी, मुझे कुत्ते से इतना प्यार हो जाएगा, मैं हर गली के कुत्ते से प्यार करने लगूंगी। ठीक है, मैं एक अच्छी इंसान बन जाऊंगी, उससे मेरा क्या होगा, डेवलपमेंटल फंक्शन होगा। तो सेबी के तीन मेजर फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। याद रखोगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पे आते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है 12 अप्रैल 1988 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of security exchange। तो सिक्योरिटी शेयर्स का खरीद बेच ढंग से हो सके, इसमें कोई खराबी ना हो, उसके लिए एक ही टेम्पररी सी बॉडी बनाई गई थी, बहुत पावरफुल बॉडी तब ये नहीं थी। एंड ये जो है इसलिए बनाई गई थी कि सारे जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा डूबे ना, लोगों की भलाई हो, कोई प्राइस रेगिंग ना करे और इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे। अब ये दो वर्ड हैं, समझो, प्राइस रेगिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग, पेपर में आ जाएगा। प्राइस रेगिंग। मैंने एक शेयर देखा, ठीक है, लोटस सर्कल का शेयर, लोटस सर्कल का शेयर मार्केट में 100 रुपए का दिखाई दे रहा था। ठीक है, कोई नहीं खरीद रहा था, कोई खरीदता ही नहीं। अब मेरे को बेचना है, मुझे इसकी डिमांड बढ़वानी है, मुझे इसकी सेल हाई करवानी है, मुझे शेयर के प्राइसेस बढ़ाने हैं। तो मैंने क्या कहा, प्रियांशी जाओ क्लिक करो, सप्लाई इसकी डिमांड करो। वो गई, मुझे कहती मुझे ये 100 100 रुपए का, मैंने प्रियांशी की जेब में पैसे डाल दिए 500 रुपए। ठीक है, 5000 रुपए डाल दिए, 50 शेयर इसने मांग लिए, फिर मैंने थोड़े पैसे उसको दे दिए, 100 शेयर उसने मांग लिए, 50 शेयर इसने दे दिए, इसने ले लिए, हर कोई क्लिक करने लग गया उस पर। तो मार्केट में क्या दिखाई देगा, लोटस सर्कल के शेयर की डिमांड बढ़ रही है कि कम हो रही है? जब डिमांड बढ़ी हुई दिखेगी और सप्लाई कम दिखेगी कि मार्केट में से सारे शेयर उठाए जा रहे हैं, तो उसकी सप्लाई कम लगने लगेगी, तो इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। ये 100 रुपए का शेयर हो सकता है 500 रुपए का एकदम गिरा दो, उसे मंदी कहते हैं, बुलेट बेयर। ठीक है, तो ये प्राइस ट्रेकिंग कहते हैं, जब आप अपने बंदों को लगा देते हो कि शेयर्स उठाओ, इससे डिमांड बढ़ेगी, इससे डिमांड बढ़ेगी, और वही 100 रुपए का शेयर ड्यू टू वेरी हाई डिमांड एंड लो सप्लाई हाई इन प्राइस हो जाता है, इसको प्राइस ट्रेकिंग कहते हैं।
ये आज भी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, आज भी होता है ये शेयर मार्केट में। बड़े बिग बिजनेसमैन जो अरबपति करोड़पति बैठे हैं वो ये कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हो रहे हैं। उनके मन जिस शेयर पे आता है वो उसको साथ ये करते हैं। समझ में आया? दूसरा वर्ड आता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? अभी वोडाफोन और कौन सी कंपनी ने हाथ मिलाया है? वोडाफोन और आइडिया ने हाथ मिलाया वीआई बन गई। ठीक है, ये खबर हमें अभी 2-4 महीने 6 महीने से पता चली है, बट ये डीलिंग बहुत पहले से होती होगी। ठीक है, तो अगर वोडाफोन या आइडिया के लोग अपने रिश्तेदारों को जाके बोल दें कि इन दोनों की डीलिंग होने वाली है, दोनों मिलके बड़ा ग्रुप बनने वाले हैं, इनके शेयर्स खरीद के रख लो, तो एक अंदर वाले इंसान की खबर की वजह से पूनम ने शेयर्स खरीद लिए। जैसे किरत वोडाफोन में काम कर रहा था, लेट्स सपोज मैनेजर था वहाँ पे बहुत बड़ा, एंड किरत ने मेरे को आके बोल दिया मैम शेयर्स उठा लो, इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उठा लो क्योंकि मैं तो कंपनी का वो एम्प्लॉय हूँ, मैं नहीं उठा सकता, मुझे अलाउड नहीं है, आप उठा लो, और जो भी प्रॉफिट बनेगा आधा आधा कर लेंगे। तो मैंने 1 करोड़ के शेयर उठा लिए। ठीक है, और अगले ही दिन जब वोडाफोन और आइडिया की डीलिंग हो गई, कंपनी का शेयर्स बहुत ऊपर चले गए। ठीक है, मैंने 1 करोड़ लगाया और मेरे 5 करोड़ बन गए। 2.5 करोड़ मैंने उसको दिया, 2.5 करोड़ मैंने रख लिया। ठीक है, तो बताओ इससे जो है जो मैंने फायदा उठाया एक तरह से, ये किसकी वजह से उठाया? क्योंकि मेरे पास अंदर की खबर थी जो औरों के पास नहीं थी। तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। दोनों में फर्क समझ में आ गया, प्राइस ट्रेडिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग का? तुम्हें समझ में आ गया? इनसाइडर ट्रेडिंग होता है जब अंदर का खबरी इंफॉर्मेशन दे देता है कि ऐसा होने वाला है, और उसके बेसिस पे शेयर्स खरीद लिए जाते हैं। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन का टाइम पीरियड है, किसी को कानो कान खबर थी 8 नवंबर को ये सब होने वाला है? नहीं थी। ठीक है, कुछ लोगों को थी, कुछ लोगों को ये खबर थी इंटरनली कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो उन्होंने क्या करा, जैसे अंबानी को न खबर थी, अंबानी ने क्या लॉन्च करा था उस टाइम पे? जियो के सिम लॉन्च कर दिए। उसने अपने सारे काले धन को जियो के सिम में करा और फ्री सिम बेच दिए। अब उसके वो चार्जेस ले रहा है। ठीक है, तो उसको पता था कि मैं इतने पैसे का क्या कर दूंगा, तो उसने पैसे जस्ट बिकॉज उसके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि नोट बंद होने वाले हैं। तो आपको जो खबर औरों को नहीं है, वो अंदर की खबर मिलने से आप जो शेयर्स को खरीद लेते हो या बेच देते हो, उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। समझ में आया? पहले क्या होता था, पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, बट ये हर्षद मेहता स्कैम जो हुआ था उसके बाद से सेबी को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हो रहा है, सारे बैंक्स के अकाउंट्स चेक हुए, सब कुछ चेक हुआ, तो देखा गया ये सिर्फ एक इंसान का काम, ये सारे कर रहे हैं काम। तो इसको रोकने के लिए अब देखा जाता है कि अगर कोई इंसान जिसने कभी 10 रुपए नहीं डाले शेयर मार्केट में, वो एकदम से करोड़ के शेयर उठा रहा है, तो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है। देखा जाता है कि जिस कंपनी में उसने शेयर उठाए हैं, उस कंपनी का किसी भी एम्प्लॉय से उसका कोई लेना देना तो नहीं है। अगर उनको कुछ भी लगता है वो उठा लेते हैं उस बंदे को, और पूरी जांच पड़ताल, पूरी सवाल जवाब करते हैं। और जेल में जाओ, सजा मिलती है, जेल में जाते हो, बहुत बड़ा टैक्स पेनल्टी वगैरह पे करते हो, सब कुछ होता है। समझ में आया? तो ये दो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हैं जो आज भी शेयर बाजार में हो रही है, और इन पे नजर रखने का काम सेबी भैया करते हैं। समझ आया? तो प्राइस रिगिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग। प्राइस रिगिंग मेकिंग मैनिपुलेशन, ये 1 मार्कर में आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। प्राइस रिगिंग में आप मैनिपुलेशन करते हो ताकि आप किसी भी शेयर के दाम बढ़ा दो या घटा दो। ठीक है, और इनसाइडर ट्रेडिंग होती है जब कंपनी के डायरेक्टर प्रोमोटर इनसाइडर इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि शेयर की वैल्यू ऊपर या कम हो जाए, आप लोग फायदा उठा सको। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, ये आपको 4 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी लास्ट ईयर बोर्ड में आया, लास्ट ईयर तो पेपर नहीं हुआ ना, उससे पिछले साल को आया है बोर्ड में। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, सबसे पहला टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज, रेगुलेट वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम। सेकंड, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो पैसा डाल रहे हैं उसका पैसे को प्रोटेक्ट करने का काम। थर्ड, टू प्रिवेंट द माल प्रैक्टिसेस, कोई गलत काम ना करे, इनसाइडर ट्रेडिंग प्राइस रिगिंग ना करे। और टू रेगुलेट एंड डेवलप द कोड ऑफ कंडक्ट, सब लोग एथिक्स को फॉलो करें और ढंग से बिजनेस करें। ये 4 ऑब्जेक्टिव है, याद करने। ठीक है, 3 से 4 नंबर में आ जाएगा। अब आपका 6 मार्क का क्वेश्चन जो बोर्ड में 100% आ रहा है, फंक्शंस ऑफ सेबी, 100% क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, इसको नहीं छोड़ के जाना। ठीक है, हर किसी के 3, हाँ, प्रोटेक्टिव के 3, रेगुलेटरी के 3 और डेवलपमेंटल के 3, मिनिमम 3-3 सबके याद करने।
मिनिमम 3 करने हैं। मिनिमम 3 करने ही करते हैं। 6 मार्क्स में सीधा आपसे पूछ लेंगे फंक्शंस ऑफ सेबी बताओ, तो हर किसी के दो दो तीन तीन आपको लिखने होंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये 6 नंबर में आएगा, नाच नाच के आएगा। 6 नंबर पक्का ये क्वेश्चन दे रहा है। अब इसके चिट बना लेना, कुछ करवा लेना, जो करना है करो, इसको आंसर चेप के आना है। ये आ रहा है, ठीक है। ये एज इट इज इसका फर्रा तैयार होना चाहिए, याद नहीं कर सकते। 6 के 6 आएंगे, रट लेते हो? रट लेते हो? मेरे को नहीं पता था। चलो, प्रोटेक्टिव फंक्शंस। सबसे पहले कैसे प्रोटेक्ट करता है आपका कुत्ता आपको? प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक प्राइस रिगिंग, मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट एंड मैनिपुलेशन। ये चीज को ध्यान रखता है कि कोई प्राइस रिगिंग या इनसाइडर ट्रेडिंग ना कर रहा हो। दूसरा, कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग, वही बात दोबारा से लिखी हुई है, एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज। अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता है तो उसके ऊपर क्या लगाना है? पेनल्टी लगाना है। फिर ऐसे स्टेप्स लेना जिससे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। मतलब जो अंदर की बात लीक कर रहा है, अंदर की बात जो लीक कर रहा है उसे पकड़ो। उसको भी पकड़ेंगे, उसको भी पकड़ेंगे, दोनों को पकड़ेंगे। उसने इतनी मुश्किल से चाप पे चाप किया है कि पैसा भी लगा रहा है, पैसा भी लगा रहा है, फिर भी वो पकड़ा जाएगा बेचारा। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। लोग तमीज से काम करें, एथिक्स को फॉलो करें। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में रजिस्ट्रेशन का काम, विश्वास वाले का रजिस्ट्रेशन करवाना, मनी है तो हनी है का रजिस्ट्रेशन करवाना, ये सारा काम भी सेबी करता है। सेबी के अंदर रजिस्ट्री पे सबके नाम लिखे होते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड, जितने शेयर्स बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे, उनका भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडर राइटर, मर्चेंट बैंकर। जो जो लोग, जो जो बैंक, जो जो पर्सन डील करने वाले हैं शेयर्स के साथ, उन सबका रजिस्ट्रेशन होता है। जितने भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होंगे, उन सबका रजिस्ट्रेशन इनके साथ होता है। देन अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, वो कर रही है, ओवरटेक कर रही है, टेक ओवर कर रही है, जैसे वोडाफोन और आइडिया ने करा, बहुत सारे बैंक्स कर रहे हैं, उनका पूरा नजर रखने का काम भी सेबी करता है, ठीक है। अगर आप कुछ खरीद बेच रहे हो शेयर्स, उनके ऊपर जो कमीशन लगती है, वो चार्जेस लेने का काम भी सेबी करता है, ठीक है। हाँ, सेबी भी एक कंपनी है, ठीक है। फिर इंस्पेक्शन कर सकता है सेबी। सेबी को जब किसी कंपनी की, किसी बंदे की, किसी ब्रोकर की इंस्पेक्शन करनी हो, कभी भी उठा के कर सकता है, मुंह उठा के चेकिंग करने का काम। उसके बाद ये छोड़ देना, डेवलपमेंटल फंक्शन आ जाना, ट्रेनिंग देता है। शेयर के जितने भी सब ये ब्रोकर्स होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है कि कैसे आप करोगे काम। काम सिखाता भी है। गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, नहीं एक्ट नहीं लिखा हुआ, बस गवर्नमेंट है। फिर रिसर्च करता है कि मार्केट में कौन सा शेयर ऊपर उठा, कौन सा नीचे गया, ठीक है। ये सब न्यूज़पेपर में देने का काम, प्रिंट करवाने का काम। और उसके बाद कैपिटल मार्केट को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, ये वाला काम। समझ में आया? एक्ट तो देर कहते हैं 1956। मेरे को नहीं दिखा रहा इसमें, ये लास्ट 7 पॉइंट में लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो फिर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी होता है जिसके लिए स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट से पास हो, और ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, फुल्ली पावर इनके हाथ में होती है, ठीक है। सिद्धार्थ सो तो नहीं गए? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फटाफट जवाब देना, ठीक है। लंबी क्लास हो गई। हाँ, मिस्टर संजय नेहरा जो है तरन बैंक के चेयरमैन है। द बैंक वॉज अर्निंग गुड प्रॉफिट, अच्छा कमा रहा है, शेयर होल्डर्स बड़े खुश हैं, और रेगुलरली उनको डिविडेंड वगैरह मिल रहा है। फोन रख दो, घुसड़ मारूंगी। द मार्केट प्राइस ऑफ देयर शेयर्स वाज आल्सो स्टेडीली राइजिंग, उनकी कंपनी का जो शेयर्स का प्राइस है वो खूब बढ़ता जा रहा है। द बैंक वाज अबाउट टू अनाउंस टेकिंग ओवर वीना बैंक, ये एक बैंक को टेक ओवर करने जा रहे हैं, वीना बैंक को। मिस्टर संजय नेहरा, उन्हें पता है कि ये बात सुनते साथ ही तरन बैंक के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में बहुत ऊपर तक चले जाएंगे। बीइंग अ पार्ट ऑफ द बैंक, उनको अलाउ नहीं था कि वो शेयर्स खरीद सके, तो उन्होंने अपने एक अमीर दोस्त सुधीर को फोन करा, बोला 5 करोड़ इस बैंक पे लगा दे, ठीक है। एंड ऐसा ही हुआ, बैंक ने जैसे टेक ओवर करा, बैंक के शेयर्स के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। वो 5 करोड़ अब 7 करोड़ बन गया है, 2 करोड़ का उनको प्रॉफिट हो गया, एक एक करोड़ दोनों ने रख लिया। जब इंस्पेक्शन हुई तो पता चला सेबी को कि ये जो है गलत काम करा है मिस्टर नेहरा ने,
और सेबी ने संजय नेहरा के ऊपर, जिसने खबर दी थी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पेनल्टी लगाई। तो सबसे पहले ये बताओ कि उसने गलत काम कौन सा करा? इनसाइडर ट्रेडिंग। और बैंक ने कौन से दो फंक्शन करे? सबसे पहले उन्होंने इंस्पेक्शन करी। इंस्पेक्शन किस में जाता है? रेगुलेटरी में इंस्पेक्शन वर्ड है। इंस्पेक्शन और इंक्वायरी रेगुलेटरी में, और पेनल्टी लगाई। समझ में आया? पेपर में ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ जाएगा। समझ गए? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब तुम रुक जाना। ये बोर्ड में आ रहा था पूरा।